गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 5 नवंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी जेपीएससी के एस्पायरेंट हैं, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन एग्जामिनेशन के लिए खासकर जो झारखंड का सेक्शन है, इसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। और अभी फ़िलहाल करंट अफेयर, झारखंड का जो करंट अफेयर है, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और बहुत ही जल्द हम लोग झारखंड का जो ओवरऑल सिलेबस है उसको उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे बहुत ही जल्द। ओके, और सिर्फ झारखंड पर फोकस करने का उद्देश्य यही है कि बहुत से बुक्स हैं जिसमें झारखंड के लिए एक्यूरेट डेटा उसमें उपलब्ध नहीं कराया गया है और झारखंड की तैयारी लोग इतनी अच्छे से कर नहीं पाते हैं। लेकिन जेएसएससी और जेपीएससी, खासकर जेपीएससी के लिए झारखंड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यदि आप जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इससे जरूर जुड़ जाएं। और यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी पीडीएफ फाइल्स होंगे, क्विज सेशन होंगे, वो सभी टेलीग्राम के थ्रू ही आप एक्सेस कर पाएंगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय के द्वारा रिम्स के किस डॉक्टर का चयन यूनानी चिकित्सा पद्धति के तहत कोरोना इलाज पर शोध करने के लिए हुआ है? ऑप्शंस, डॉक्टर अंशुल कुमार और डॉक्टर मोहम्मद सैफ, ये दोनों का चयन हुआ। मतलब कि ऑप्शन डी जो है, ए और बी दोनों, ये इसका सही आंसर। ये दोनों ही रिम्स के डॉक्टर हैं, लेकिन यूनानी डॉक्टर नहीं हैं, यूनानी चिकित्सा पद्धति से ये बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर चयन जो हुआ है इनका यूनानी चिकित्सा पद्धति के तहत कोरोना इलाज पर शोध करने के लिए हुआ है, काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। ओके, जो चयन हुआ है ये यूनानी चिकित्सा पद्धति के थ्रू कोरोना का जो इलाज है उस पर शोध किया जाएगा, लेकिन ये खुद यूनानी चिकित्सा पद्धति से बिलोंग नहीं करते हैं। अब इसके लिए क्या किया जाएगा, चलिए इसके बारे में और हम लोग जानते हैं। देखिए, रिम्स के 2 विशेषज्ञ डॉक्टर यूनानी चिकित्सा पद्धति के तहत कोरोना इलाज पर शोध करेंगे। पहली बार आयुष मंत्रालय द्वारा झारखंड के चिकित्सकों को कोविड पर शोध करने की मंजूरी दी गई है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने शोध के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, साथ ही 6 लाख रुपए का अनुदान भी स्वीकृत किया है। शोध करने वाले डॉक्टरों में कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉक्टर अंशुल कुमार और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद सैफ हैं। ये दोनों यूनानी चिकित्सक नहीं हैं, इसलिए अपने शोध में कंसल्टेंट के लिए एक यूनानी चिकित्सक को जोड़ेंगे। समझ गए आप? दोनों डॉक्टर 3 तरह के 50 मरीजों पर शोध करेंगे। पहला वो जो पूरी तरह से स्वस्थ है, दूसरा जो बीमार है और तीसरा जो कोविड से ठीक हो चुका है। शोध वैसे मरीजों पर नहीं किया जाएगा जिन्हें पहले से ही गंभीर रोग है। साथ ही गर्भवती महिला और बच्चों को इस शोध में शामिल नहीं किया जाएगा। ओके, तो 5 महीनों में शोधकर्ता अपनी रिपोर्ट आयुष मंत्रालय को सौंप देंगे। ओके, चूंकि ये रिम्स के डॉक्टर हैं तो रिम्स के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। रिम्स का जो फुल फॉर्म है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, तो ये इसका नाम स्टार्टिंग में नहीं था। ये इंस्टीट्यूट जो है राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल RMCH के नाम से इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1960 में। बाद में 15 अगस्त 2002 में इसका नाम बदलकर राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स कर दिया गया। ओके, रांची में है ये और 216 एकड़ का एरिया ये कवर करता है। और अभी जो डीन है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन रांची यूनिवर्सिटी के और डायरेक्टर एक ही हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मंजू गरी। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रोशनी प्रोजेक्ट के तहत सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को कुल कितने सोलर लाइट प्रदान किए गए हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं ये इसका सही आंसर है। ओके, चलिए इसके बारे में और जानते हैं हम लोग। रोशनी प्रोजेक्ट के तहत सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को 3 नवंबर को 700 सोलर लाइट दिए गए। रांची जिला प्रशासन ने अस्थायी प्रकाश व्यवस्था के समाधान के लिए रोशनी परियोजना शुरू की है। आने वाले दिनों में इस परियोजना के तहत शिक्षा विभाग को और भी सोलर लाइट उपलब्ध कराए जाएंगे
उपरोक्त सभी सोलर लाइट का निर्माण जो है ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि PSU है इसके CSR फंड से किया गया है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम के तहत 23 राज्यों के 122 शहरों में प्रदूषण के मामले में धनबाद का कौन सा स्थान है? ओके, तो टोटल 23 स्टेट्स में इसका सर्वे हुआ था, उसमें 122 शहर शामिल है, जिसमें धनबाद का जो स्थान है ये दूसरा है। पहला जो स्थान है ये दिल्ली का है। ओके, चलिए इसके बारे में और भी जानते हैं। देखिए, धनबाद ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है, द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम के तहत सूचीबद्ध 23 राज्यों के 122 शहरों में दिल्ली के बाद धनबाद सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। ओके, कार्बन कॉपी और रिस्पायर लिविंग के अध्ययन के बाद यह पता चला है कि ये जो कार्यक्रम है तो 23 राज्यों के 122 शहरों में पहले स्थान पर दिल्ली है और उसके बाद दूसरे स्थान पर धनबाद है। ओके, इस अध्ययन में 2016 से 2018 तक के आंकड़ों को शामिल किया गया है। ये जो धूल कण है PM10 इसको मुख्य आधार बनाया गया है। धनबाद में PM10 का औसत जो है 242 माइक्रोन तक दर्ज हुआ है और वायु में, जबकि वायु में 10 की मात्रा 100 तक सामान्य है। ओके, मतलब 10 से लेकर 100 तक इसका जो है वैल्यू है ये एवरेज या फिर आप नॉर्मल कह सकते हैं, ये माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। लेकिन वहीं धनबाद का कितना है? 242 है। ओके, और झारखंड में झरिया और धनबाद का ही एक छोटा सा शहर है झरिया, छोटा नहीं कह सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धनबाद जो अभी अगर आप जो धनबाद से बिलोंग करते हैं या फिर कभी धनबाद गए हैं तो इतना आप जाने कि धनबाद का जो मेन एरिया था या फिर मेन मार्केट कह लीजिए, अभी भी मेन मार्केट झरिया ही है। वैसा हर कुछ जो कि कहीं नहीं मिलेगा धनबाद में वो आपको झरिया में अवेलेबल हो जाएगा। ओके, और ये जो है झरिया ये इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से धनबाद जाना जाता है, लेकिन अगर धनबाद के भी थोड़ा सा अंदर हम लोग जाएँ तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया झरिया को माना जाएगा। ओके, तो दोनों शहर देश में प्रदूषण के हिसाब से रहने के लिए अयोग्य शहरों में सबसे ऊपर हैं। ओके, ग्रीन पीस इंडिया की वायु प्रदूषण के आधार पर एयर पार्टिकल्स 4 में झारखंड के 7 शहर शामिल हो चुके हैं। सिंदरी, जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां, रांची और बड़ाजा मदा इसमें शामिल हैं। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। धनबाद की काफ़ी बात हो रही है ना, लगता है मैप के थ्रू धनबाद को हम लोगों को फिर से एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं पहले हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है, नेशनल क्लियर एयर प्रोग्राम के तहत झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने धनबाद नगर निगम को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ओके, ऑप्शंस क्या हैं? 10, 100, 20, 200। तो 10 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं। नेशनल क्लियर एयर प्रोग्राम के तहत झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने धनबाद नगर निगम को 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। प्रथम किस्त के तौर पर 3 करोड़ रुपए निगम को मिल भी चुका है। इस राशि का उपयोग प्रदूषण की रोकथाम के लिए किया जाएगा। इसमें डस्ट का उठाव, पानी का छिड़काव, जगह जगह पौधारोपण और जागरूकता अभियान शामिल है। फिलहाल नगर निगम इस पैसे से 3 वाटर स्प्रिंकलर मशीनें खरीदने जा रहा है। यह मशीन धनबाद अंचल, छाताटाड़ जो है कतरास, जिस तरह से झरिया फेमस है उस तरह से कतरास भी फेमस है। ओके, तो कतरास में ही एक एरिया आता है, छोटा सा शहर कह लीजिए, टाउन, जिसको छाताटाड़ बोलते हैं, और सिंदरी झरिया अंचल में काम पर लगाया जाएगा। सड़कों और गलियों में पानी का छिड़काव होगा। वाटर स्प्रिंकलर से समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं धनबाद के बारे में। धनबाद द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, ब्लैक डायमंड के नाम से ये मशहूर है। ओके, पूरे वर्ल्ड में फेमस है और धनबाद का झरिया भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। धनबाद में एक शहर है छोटा सा
जो कि चासनाला के नाम से जाना जाता है। चासनाला में जो खादान है, देखिए पहले क्या है ना कि अंडर माइंस ज़्यादा हुआ करता था, अभी ओपन कास्टिंग हो गया है। अंडर माइंस कहने का मतलब है कि जितनी भी कोयला निकालने का प्रोसेस है ये ज़मीन के अंदर किया जाएगा और ज़मीन के ऊपर लोग बसे हुए हैं, रोड है, सड़क है, ठीक है, रह रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कोयला निकालना है, अब कोयला निकालना है तो इस पूरे एरिया को कंप्लीट इसका माइनिंग किया जाएगा, खनन किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अब कोई भी नहीं रह सकता, इसको कुआं की तरह खोद लिया जाएगा बड़े से एरिया को, इसको ओपन कास्टिंग कहते हैं। ओके, तो चास नाला में अंडर माइंस जब था तो यहाँ का जो खादान था ये मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा है, करीबन 70-80 का टाइम होगा। तो यहाँ पर जो चासनाला का खादान था, ये पानी जब बरसात हो रही थी तो इसमें बाढ़ आ गया था और ये डूब चुका था और इसी में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसी पर एक मूवी बनी है, मूवी का नाम है काला पत्थर। काला पत्थर, जिसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा है। ओके, तो ये जो मूवी है इसका शूटिंग चास नाला में ही हुआ है। जस्ट एक जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, चास नाला में ही इसकी शूटिंग हुई है। मूवी का नाम काला पत्थर ही है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, काला पत्थर ही है, शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन उसमें है। ओके, तो ये धनबाद में। तो अगर स्टेट की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल को ये टच करता है। वहीं अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में जामताड़ा, नेटफ्लिक्स का आपने जामताड़ा देखा होगा, जामताड़ा, बोकारो स्टील, गिरिडीह। ओके, कौन कौन से हो गए? 3 हो गए, जामताड़ा, बोकारो स्टील नहीं, वो मैंने बोल दिया ऐसे ही, बोकारो और गिरिडीह। ठीक है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ धनबाद जो अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ओके, अब कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जान लेते हैं यहाँ का। देखिए, अगर गठन की बात की जाए तो 1956 में इसका गठन हुआ था। मेरे ख्याल से आज काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है धनबाद की, क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चन तो धनबाद के ही थे, इसीलिए तो धनबाद के बारे में जान लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है। ओके, कोयला से रिलेटेड शहर है और झारखंड की बात करें तो कोयला ज़्यादा है, ठीक है, डिपॉजिट ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम होता है और स्टेट के रिस्पेक्ट में डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा है। तो 1956 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, एवरेज कितने लोग रहते हैं, तो पूरे स्टेट में सबसे ज़्यादा है 1316। ओके, सबसे ज़्यादा 1316। वहीं अगर हम लोग सेक्स रेशियो की बात करें, लिंगानुपात, तो 909। और अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो 74.52%। ठीक है, अनुमंडल सिर्फ एक है, सब डिवीज़न जिसको बोलते हैं एक है, कौन सा? धनबाद है। लेकिन वहीं अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो ब्लॉक्स जो है ये 10 है। ठीक है, एमएलए का जो सीट है, विधानसभा क्षेत्र जिसको बोलते हैं, एमएलए की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये जो है ये 6 है। ठीक है, कौन कौन सा? एक हो गया आपका धनबाद, फिर हो गया झरिया, फिर हो गया निरसा, बाघमारा, सिंदरी और टोंडी। तो ये 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। ओके, और NH2, खासकर NH2 जो है, वैसे तो बहुत सारे हाईवे हैं लेकिन NH2 जो है फेमस है। NH2 यहाँ से गुजरता है जो कि दिल्ली तक कवर करता है डिस्टेंस को, हावड़ा कलकत्ता से दिल्ली। ओके, इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो दामोदर, बड़ाकर, गुबाई, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। और प्रमुख खनिज की बात करें तो कोयला। ठीक है, अब मेरे ख्याल से कभी भूलिएगा नहीं आप लोग कोयला, जो लोग जानते हैं तो खैर उनके लिए तो ईजी चीज़ है ये। ओके, इंस्टीट्यूट की बात करें तो IIT ISM जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग का, और BIT सिंदरी जो कि झारखंड गवर्नमेंट का एकमात्र गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। BIT सिंदरी जो कि 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, चलिए इतनी जानकारी काफ़ी है, हम लोग आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा सा स्पीड बोला कीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जो नेचुरल स्पीड होता है लोग उसी स्पीड से बोलते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपकी बात है उसको मैं पूरा कर पाऊँ। तो धीरे धीरे ही हो पाएगा, ये अचानक से नहीं हो पाएगा। ओके, तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, सरायकेला छऊ नृत्य के लिए मुखौटा बनाने वाले किस प्रख्यात कलाकार का निधन हो गया है? ओके, तो ऑप्शन में जो आप विश्वनाथ साहू देख रहे हैं, ये इसका सही आंसर है।
ओके, वैसे तो सारे छऊ नृत्य से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सरायकेला छऊ नृत्य के लिए मुखौटा बनाने वाले किस प्रख्यात कलाकार का निधन हो गया है? तो हाल ही में जिनका निधन हुआ है वो है विश्वनाथ साहू। मैंने आपको बोला था कि इस तरह का जो टॉपिक है, मतलब रिसेंटली किन का निधन हुआ है, जो फेमस पर्सन्स हैं, रिसेंटली किन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है फेमस पोस्ट पर, इंपॉर्टेंट पोस्ट पर, तो इस तरह का एक डेटा आपको बनाकर दे दिया जाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए सरायकेला छऊ नृत्य के लिए मुखौटा बनाने वाले कलाकार विश्वनाथ साहू का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ओके, ये जो गाड़ियों की आवाज़ आप सुन रहे हैं ना, मैं गाड़ी में बैठकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ गेट को लॉक करके, तो थोड़ी बहुत आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी। यहाँ पर आप पिक देख सकते हैं उनका। सरायकेला छऊ नृत्य के लिए मुखौटा बनाने वाले कलाकार विश्वनाथ साहू का 78 वर्ष के आयु में निधन हो गया है। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। विश्वनाथ साहू की गिरनी सरायकेला शैली के उत्कृष्ट श्रेणी के मुखौटा बनाने वाले कलाकार के रूप में होती है। मैं भी क्या बोल दे रहा हूँ यार, ये गणना है, मतलब उनको गिना जाता है, ठीक है। तो इनका जो गिनती है, ठीक है, विश्वनाथ साहू की जो गिनती है सरायकेला शैली के उत्कृष्ट श्रेणी के मुखौटा बनाने वाले कलाकार के रूप में होती थी। मुखौटा निर्माण करने के कारण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा विश्वनाथ साहू को प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता था। स्वर्गीय विश्वनाथ साहू का राजकीय छऊ कला केंद्र सरायकेला से भी जुड़े हुए थे। वह राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र के लिए भी मुखौटा का निर्माण करते थे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कुछ वर्ष पहले उनके द्वारा निर्मित मुखौटा ने काफ़ी वाहवाही बटोरी थी। ओके, तो मुखौटा आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें देखिए एक छोटा सा, अगर आपने डांस देखा हो, मुझे यहाँ पिक डालना चाहिए था छऊ नृत्य का, तो उसमें एक तरह का मुखौटा यूज़ किया जाता है। तो ये जो पिक्चर है यहाँ पर वो आपको बनाते हुए दिख रहे होंगे। ओके, तो काफ़ी फेमस है इनका जो मुखौटा निर्मित था। ओके, तो ये 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के लिए। हम लोग लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग के एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन बी दूसरा इसका सही आंसर है। लगभग सभी लोगों ने, कुछ को छोड़कर सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। ओके, तो केंद्र सरकार के स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात इस साल भी नंबर 1 पर बरकरार है। इस रैंकिंग का मकसद राज्यों में इनोवेशन क्षमता को विकसित करना है। इस रैंकिंग में 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट को केंद्रीय उद्योग व आंतरिक व्यापार मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसमें झारखंड के उद्यमियों को उनके स्टार्टअप के लिए सिंगल विंडो पोर्टल तैयार करने का भी जिक्र किया गया है। इस रैंकिंग में इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम कैटेगरी में आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। ओके, वहीं एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी में हरियाणा, झारखंड, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें कि झारखंड का दूसरा स्थान है। ओके, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, सीबीआई के नए असिस्टेंट डायरेक्टर, ध्यान दीजिएगा असिस्टेंट डायरेक्टर की बात हो रही है, असिस्टेंट डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? अशोक लवासा, राजीव रंजन, अशोक रंजन या फिर अजय भटनागर? तो आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं। और वीडियो आपको कैसा लगा है ये आप जो कमेंट करके हमें बताते हैं, इसे हमेशा कंटिन्यू रखें। हमें काफ़ी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़कर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करके जाएं, ऐसे ही वीडियो को क्लोज ना करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमसे वैसे लोग जो जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी करते हैं उस तरह के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएँ, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दे पाएँ। ओके, तो मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।